हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। मैं हूं केवल आपके सामने। यूपीएससी 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके साथ ही यह तय हो चुका है कि परीक्षा का फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। परीक्षा की तिथि तो बहुत पहले ही तय कर दी गई थी जब एग्जाम का कैलेंडर आया था, लेकिन फॉर्म अब कब से कब तक भरा जाएगा, कितने पदों के लिए भरा जाएगा, क्या क्या मुख्य जानकारियां हैं इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत, वो सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे। देखिए, नोटिफिकेशन में महत्वपूर्ण जानकारी में फॉर्म भरने की तिथि, क्या मुख्य बातें हैं, पदों की संख्या और क्या योग्यता देखी जाएगी, यानी कि शैक्षणिक योग्यता या एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो सब हम इसके माध्यम से जानेंगे। तो सिविल सर्विस के लिए इस बार जो परीक्षा की तिथि है, यानी कि जो फॉर्म भरने की तिथि है, वह 14 फरवरी से 5 मार्च तक रहेगी। 5 मार्च के बाद 6 से लेकर 12 तक में कुछ करेक्शन हो तो वह भी हो सकता है। परीक्षा 26 मई को होगी। पदों की संख्या 1056 पद हैं, यह बात स्पष्ट रखिएगा। किन पदों की बात हो रही है? ये वो सारे पद हैं। आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस जिसको आईपीएस बोलते हैं, और उसके बाद ग्रुप ए की भी सर्विस है और उसके बाद ग्रुप बी की भी है। आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस ग्रुप बी में आएगा और उसके नीचे की सारी सर्विस ग्रुप बी की है। तो कुल मिला के आप देखें तो आपको कितनी दिखेंगी? यह आपको 21 के आसपास संख्या दिखाई देगी। अब बात आती है इन पदों के लिए आप आवेदन कैसे करेंगे। इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए आप बहुत समय से तैयारी कर रहे थे, तो आवेदन करने में अब देर नहीं करनी है। जितनी जल्दी आप आवेदन करेंगे उतनी जल्दी आपको अपना मन मुताबिक सेंटर मिलेगा, और मन मुताबिक सेंटर जब आपको मिलेगा इसका मतलब यह है कि आपका सेंटर पास होगा। एग्जाम के दिनों में आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो देखिए, आपको upsconline.nic.in पर जाना होगा। यूपीएससी की वेबसाइट है। यहां फॉर्म भरने के साथ साथ आपको जरूरी है कि आप ओटीआर करें। ओटीआर का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप कर लेंगे तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, और एक बार ओटीआर आपको भरना आवश्यक है। यानी कि आपके पास जितने भी अटेम्प्ट हैं, आप अगले साल अगर परीक्षा देने वाले हैं या पहले भी दे चुके हैं, तो यह बात स्पष्ट रखी कि सारी परीक्षाओं के लिए सिर्फ एक बार ओटीआर आपको कम से कम करना होगा। अब देखिए, आगे की बात करें कि यहां पर आपको एक पहचान पत्र फॉर्म भरते वक्त उसकी स्कैन कॉपी लगानी पड़ेगी। अब वह पहचान पत्र क्या हो सकता है? वह हो सकता है आपका आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य फोटो पहचान पत्र विवरण को हम स्कैन करके सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो भी आप पहचान पत्र अपना लगाएंगे वह हमेशा, यानी कि प्रीलिम्स के बाद फिर मेंस के स्तर पर, फिर उसके बाद इंटरव्यू के स्तर पर, फिर आगे ज्वाइनिंग के वक्त भी उसी के माध्यम से ही उसे ही देखा जाएगा, परखा जाएगा, जांचा जाएगा। अब यहां पे याद रखिएगा कि जब आप पहचान पत्र लगाएंगे उसके साथ आपको फोटो भी लगानी पड़ेगी फॉर्म में। तो फोटो नई हो, नवीनतम हो। फॉर्म में तो सीधे सीधे लिखा है 10 दिन से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। कोशिश भी यही करिएगा कि ना ही हो तो अच्छा है, नहीं तो आप पहचान में नहीं आएंगे तो फिर क्या फायदा, आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी परीक्षा हॉल में। अब जिस तारीख को आप खींची गई है उसका उल्लेख तो उसमें होना चाहिए फोटो में, और उम्मीदवार का नाम, आपका नाम अगर XYZ है तो आपके फोटो में, जो पासपोर्ट साइज की फोटो है, नीचे की तरफ आपका नाम होगा और उसी के साथ नीचे उसमें तारीख भी लिखी होगी कि जिस तारीख को फोटो खींची गई थी। अगर आज की तारीख में आप फोटो खिंचाते हैं तो आज की तारीख लिखी जाएगी। अब यह सुनिश्चित करना है आपको कि फोटो जो है, जितनी पासपोर्ट साइज की फोटो होगी उसका 3/4 हिस्सा आपके चेहरे को दिखाता हो। ये तो चलिए एक आम बात है, अमूमन ये ऐसा होता ही है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी फोटो में आपने चश्मा लगाया हुआ है, आपकी मूछें हैं, तो जब एग्जाम हॉल में जाइएगा पेपर देने के लिए तो उस दिन वैसे ही स्थिति में जाइएगा, आप वैसे ही दिखें जैसे उस फोटो में दिख रहे हैं, जिससे जांच करने वाला व्यक्ति है आपको एंट्री दे तो यह सुनिश्चित होकर दे कि ये आप ही हैं। अब उसके बाद बात आती है अगली कि सेंटर कहां कहां पे हैं। देखिए, कुल 80 सेंटर हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था कि आप अपने मनपसंद सेंटर को तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप जल्दी फॉर्म भरेंगे, यानी कि पहले आओ पहले पाओ। जितने भी सेंटर हैं आपके सामने दिख रहे हैं, अगरतला, कटक, इंदौर, मुंबई, शिमला, आगरा, देहरादून, ईटानगर, मैसूरू, सिलीगुड़ी, ये सारे सामने हैं आपके, आप देख सकते हैं। और भी हैं, ये भी हैं।
अगर आप अपने मनपसंद सेंटर को पाना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर लोगों ने पहले फॉर्म भर दिया और मान लीजिए कि सब ने भोपाल सेंटर ले लिया, अधिकतर लोगों ने, तो एक उसकी सीमा होगी। उस सीमा के बाद उस सेंटर की उपलब्धता, यानी कि वहां पे आपको फॉर्म में ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप भोपाल को सेलेक्ट कर सके, वो खत्म हो जाएगा। फिर आपको उसके पास का कुछ देखना होगा, यानी कि एक सीमा तक ही वहां पर लोग अपना सेंटर चुन सकेंगे। जब वो संख्या पूरी होगी तो वो ऑप्शन हट जाएगा वहां पे फॉर्म में। इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूं। अब मान लीजिए आप प्रारंभिक परीक्षा जब का सेंटर देख रहे हैं तो साथ साथ मुख्य परीक्षा का भी देख लीजिए। आपको पता नहीं कि जब आप मुख्य परीक्षा देने जाएंगे तो उस दौरान कौन सा सेंटर होंगे। तो नवंबर 2024 में मुख्य परीक्षा होगी, उस दौरान सेंटर होंगे भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर जो कि गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर और शिमला। अब उसके बाद फिर आप पूछेंगे इंटरव्यू, तो इंटरव्यू जो है दिल्ली में होगा। कहां पे होगा? जहां पे यूपीएससी इंटरव्यू लेती है, एक ही जगह पे होगा। अब उसके बाद पात्रता की शर्तें, आप परीक्षा अगर देना चाहते हैं 1056 पोस्ट के लिए 26 मई को, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या जो आप बनना चाहते हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि आप उसके लिए तैयार हैं या नहीं है। अगर आप तैयारी शुरू करने वाले हैं तो आप इन बातों का ध्यान तो रखेंगे ही कि ये योग्यताएं आपके पास हैं कि नहीं है, जैसे कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, नेपाल की प्रजा हो, भूटान की प्रजा हो, या ऐसी तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आ गया था। कब से? 1 जनवरी 1962 से पहले तिब्बती शरणार्थी। ऐसा भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों, कीनिया, युगांडा, संयुक्त गणराज्य, तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जैरे और इथोपिया अथवा वियतनाम से भारत आया है, लेकिन भारतीय मूल का है। याद रखिएगा, भारतीय मूल का व्यक्ति है जो भारत में स्थायी रूप से आ गया है और इन देशों से आया है, वो भी परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन यहां पे याद रखिएगा, कुछ ऐसे पद हैं जिसके लिए सिर्फ नागरिकता जो है भारत की होना जरूरी है। अब देखिए, आयु सीमा की अगर हम बात करें तो यह एक बड़ा सवाल रहता है। बहुत लोग होते हैं जो पहली बार पेपर देना चाहते हैं, उनके सामने यह चुनौती रहती है कि परीक्षा हम दे सकते हैं कि नहीं। कमेंट करके हमेशा पूछते हैं कि मेरी उम्र इतनी हो रही है, या तो मैं कॉलेज में बीए 3rd ईयर में हूं, क्या मैं दे सकता हूं कि नहीं, रिजल्ट नहीं आया। ऐसे सवाल हैं तो उसका जवाब भी देखेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर देखें आयु की जो गणना की जाएगी वह 1 अगस्त 2024 के हिसाब से की जाएगी, यानी कि 1 अगस्त 2024 तक की स्थिति में जो उम्र होगी वही मानी जाएगी। उस हिसाब से देखें तो 21 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर 1 अगस्त 2024 तक हो जाती है तो फिर ठीक है, लेकिन 32 वर्ष की नहीं होनी चाहिए। अब इसको इस तरह से समझिए कि 2 अगस्त 1992 से पहले जन्म ना हो और 1 अगस्त 2003 के बाद जन्म ना हो। अगर कोई 2 अगस्त को पैदा हुआ है 2003 में, तो वह एग्जाम नहीं दे सकता और उसके बाद तो दे ही नहीं सकता। और कोई 2 अगस्त 1992 से पहले जन्म लिया हो, यानी कि 1 अगस्त 1992 को भी अगर कोई जन्म लिया होगा तो वह परीक्षा नहीं दे सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए, अब उसके बाद देखिए, यहां पर जो बातें हैं, कुछ छूट की बातें भी कही गई हैं। छूट कैसे? कि जैसे कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अगर परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, तो उनको 5 वर्षों की छूट मिलेगी। और जो पिछड़े वर्ग से हैं, जिन्हें छूट मिलती है, उन्हें 3 वर्ष की मिलेगी। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि 3 वर्ष, 5 वर्ष। उसके अलावा विकलांगों के लिए भी है, यहाँ पे 3 वर्ष के लिए है। कुछ सैनिकों के लिए भी छूट मिली हुई है। लेकिन सवाल ये आता है कि कितनी बार परीक्षा दे सकते हैं। आयु में तो छूट मिल गई, सामान्य वर्ग जो है देखिए 32 वर्ष तक परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन 32 वर्ष में सामान्य श्रेणी में कितनी बार परीक्षा दे सकते हैं? तो वह दे सकते हैं 6 बार। लेकिन पिछड़े वर्ग की बात करें तो पिछड़े वर्ग में जो 32 वर्ष यहां पे मिला हुआ था, उसमें 3 वर्ष बढ़ा दिए थे, 3 वर्ष बढ़ गया तो वह हो गया 35 वर्ष। और कितनी बार दे सकते हैं? 9 बार दे सकते हैं। एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी के लिए जो वर्ष है 5 वर्ष बढ़ाया था, यानी कि 32 से ज्यादा 5 वर्ष की सुविधा मिली थी तो 37 वर्ष हो गया। लेकिन कितनी बार दे सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है, यानी कि 21 वर्ष आयु पूरी होने के बाद 37 वर्ष की आयु तक वो जितनी बार चाहें उतनी बार परीक्षा दे सकते हैं एससी एसटी वर्ग से जो हैं। तो कितनी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं, ये सवाल हमेशा बना रहता है। शैक्षिक योग्यता की बात करें, देखिए मुख्य बात यही है कि अगर कोई व्यक्ति किसी विश्वविद्यालय के माध्यम से
स्नातक की डिग्री प्राप्त कर लेता है। स्नातक की डिग्री किसमें? किसी में भी। स्नातक की डिग्री जिससे भी होती हो, किसी भी गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, कला, विज्ञान, वनस्पति, सब में से किसी में भी अगर वह ग्रेजुएट हो जाता है, स्नातक की डिग्री प्राप्त कर लेता है, या फिर कृषि विज्ञान, वानिकी, इंजीनियरिंग की डिग्री हो, या तो वह डॉक्टर हो, अगर ऐसी स्थिति में है कि वह स्नातक की डिग्री प्राप्त कर लेता है, स्नातक की डिग्री उसके पास है, तो वह पेपर दे सकता है। अब लोग सवाल यह पूछते हैं कि अगर कोई स्नातक में है, जैसे कि कोई ऐसी परीक्षा में है जिसको पास करने के बाद, जैसे कि मान लीजिए कोई बीए में है, अब वह फाइनल ईयर में है और न्यूनतम जो डिग्री चाहिए वह स्नातक चाहिए, यानी कि बीए अगर कर लिया है या बीएससी, कोई भी, उदाहरण के लिए मैं एक बीए बोल रहा हूं, फाइनल ईयर में है मान लीजिए, स्नातक में रिजल्ट नहीं आया है, परीक्षा दे चुका है, तो भी दे सकता है। रिजल्ट नहीं आया, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ऐसे उम्मीदवार जो कि ऐसी परीक्षा में बैठ चुके हैं जिसे पास करने से वह इस परीक्षा में बैठने के पात्र बनते हैं, लेकिन जिसकी परीक्षा का फल सूचना उन्हें नहीं मिली है। मतलब वही बात कि फाइनल ईयर का एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन परीक्षा दे चुके हैं, तो वो इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो ये सवाल अब पूछने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद आती है फीस कितनी होगी। तो देखिए फीस जो है बहुत कम है, लगभग 100 रुपए के आसपास है, लेकिन जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और जो महिला उम्मीदवार हैं, इनके लिए कोई शुल्क नहीं दे होगा। जो इसके अलावा बचते हैं उन्हें शुल्क देना होगा, और जो पिछड़े वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उससे कोई छूट इसमें नहीं मिलने वाला है, उसे भी फीस जमा करनी होगी। अब बात आती है कि अगर अभी भी आपको कहीं कुछ समझना है, आपको लगता है कि स्पष्ट जानकारी नहीं हो पा रही है, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको एक खास समय में 10 बजे से 5 बजे के मध्य में जो आयोग है, यानी कि यूपीएससी दिल्ली में, उसके परिसर में गेट सी के पास में आप जाएंगे और वहां पे आप सुविधा काउंटर है, सीधे जाके सवाल कर सकते हैं। या तो फिर आप कहीं दूर रहते हैं, नहीं जा सकते हैं, या जाना ही नहीं चाहते हैं, तो इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर देख लीजिए 01123385271, 01123381125, और इसके अलावा एक और नंबर है, ये भी है। तो ठीक है, ये मुख्य बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब आपको ये सब तो पता ही है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें 2 पेपर होंगे। सेकंड पेपर में क्वालिफाई होना है, सीसेट का पेपर है। पहला पेपर सामान्य अध्ययन का है, जिसके हिसाब से कट ऑफ निर्धारित होगा, और उसके बाद फिर लोग मुख्य परीक्षा देंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस कैसा है, कैसी प्रकृति है, फिर मुख्य परीक्षा की प्रकृति कैसी है, इस बारे में अलग से किसी और वीडियो में जानेंगे, तब हम दोबारा से जल्दी ही मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, यही नोटिफिकेशन महत्वपूर्ण बातें थी। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।